खबरों का सारथी। सीएम धामी की कैबिनेट में बड़ा फैसला। टेक्नीशियन पदों की भर्ती के लिए शैक्षिक अर्हता में होगा बदलाव। सीएसडी में डिग्री या डिप्लोमा को भी मंजूरी प्रदान की गई। 10 महीने के बाद हुआ राहत का फैसला। आयुष्मान योजना के साथ मुआवजा भी मिलेगा। सीएम के निर्देश पर नियमावली में संशोधन की कवायद शुरू। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर गणेश गोदियाल का सरकार पर तंज। मुद्दे से जनता का ध्यान मोड़ने के लिए यूसीसी एकजुट होकर कांग्रेस जीतेगी केदारनाथ सीट। केदारनाथ धाम में 14.60 लाख के पार पहुंची दर्शनार्थियों की संख्या। बाजारों के साथ ही धाम में भी बनी रौनक। 4 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद तृतीय केदार तुंगनाथ मंदिर के कपाट। 1.20 लाख से अधिक श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन पूजन। दिवाली से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग अलर्ट। मिलावटखोरी को रोकने के लिए छापामार अभियान जारी। खाद्य सामग्रियों के सैंपल के साथ गड़बड़ी पर नजर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज इंडिया में और मैं हूं आपके साथ अविन्या राउत। और अब बात करेंगे खबर उत्तराखंड की। कोतवाली पुलिस ने मारपीट करने के मामले में 2 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी है। पौड़ी निवासी युवक अरुण चतुर्वेदी ने पुलिस को तहरीर देकर बताया है कि टेका रोड पर घूमने गए थे। मंजीत ओसवाल और उसका साथी प्रदीप पटवाल ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। किसी तरह उनके चुंगल से बचकर बचाई अपनी जान। मामले में पुलिस ने मंजीत और प्रदीप के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शाम 6 है। मंजीत ओसवाल और प्रदीप पटवाल ने मेरे साथ मारपीट की। ये मुझे अलग से लेके गए मारने के चक्कर से। इन्होंने मुझसे मारपीटाई वगैरह की है, अभद्र भाषा का व्यवहार किया है। ऊपर से इन्होंने मुझे धारदार हथियार से मारने की भी कोशिश की गई। साथ ही साथ इन्होंने मेरा वीडियो बनाया है और एक मार रहा था, दूसरा वीडियो बना रहा था। इनसे मुझे पहले से भी जान की खतरा है। और दूसरा क्या है कि इनके पहले ही पे काफ़ी मामले दर्ज हैं, आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसमें तत्काल जो है FIR पंजीकृत कर दी गई है। और जो है स्थानीय व्यक्ति थे हमारे, उनके साथ मारपीट का मामला था, तो उसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई जारी है और विवेचना जो है थाना स्तर से की जा रही है। देखिए, तहरीर के अनुसार जो रेलेवेंट सेक्शन थे BNS के, उनके अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत है। और अभी अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई में अगर कुछ प्रकाश में आता है कि धारदार हथियार या जो भी अन्य धाराएं होंगी, उनकी बढ़ोतरी की जाएगी। अब बढ़ते हैं और अगली खबर की ओर। खबर नैनीताल से, जहां राज्य अतिथि गृह में जिलाधिकारी वंदना सिंह ने जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा करते हुए कार्यदायी संस्थानों की लेट लतीफी पर नाराजगी जताई है। उन्होंने पेयजल योजना का निर्माण कार्य, टीओ टैग और घर घर जल प्रमाण पत्र लेने का कार्य पूर्ण न करने वाली पेयजल निगम और जल संस्थान की डिवीजनों का लक्ष्य तय करने, जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में राज्य अतिथि गृह सभागार में जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्थानों को जल जीवन मिशन के कार्यों की शीघ्रता से पूर्ण कराने के निर्देश दिए हैं। जल जीवन मिशन में हम लोग लगातार डिवीजन वाइज मीटिंग कर रहे हैं। उसमें जो जनता है, जनप्रतिनिधि हैं, उनके भी सुझाव और फीडबैक लिए जा रहे हैं विभागीय अधिकारियों की रिपोर्ट के ऊपर। तो पहले हमने 2 माह पूर्व सभी डिविजन्स की अलग अलग ब्लॉक वाइज मीटिंग करी थी, जिसमें गाँव से प्रधानों को भी बुलाया गया था, जनप्रतिनिधियों को भी बुलाया गया था। तो आज उसी का जो रिव्यू है वो हमने किया था। जो समस्याएं उस दिन वहाँ प्रधानों ने मीटिंग में उठाई थी, उसको आज हम लोगों ने यहाँ रिव्यू किया है। ज़्यादातर इश्यूज़ पर काम हुआ है। प्रधानों से हमने बात भी करी है रैंडम 1-2 गाँवों में। तो ज़्यादातर इश्यूज़ पर विभागों ने काम किया है। जो रह गए हैं उन पर भी विभाग काम करेंगे। जहाँ बॉन्ड निरस्तीकरण करने के लिए कहा गया है, लंबे समय से काम रुका हुआ है और विभाग जो है ठेकेदार काम नहीं कर रहे हैं, उसमें भी विभागों ने अपने प्रपोजल भेजे हैं। कुछ जगहों पर योजनाओं के बॉन्ड निरस्त भी हुए हैं। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पौड़ी में 6 सूत्री मांगों को लेकर जिला पंचायत सदस्यों का धरना बुधवार को जिला पंचायत अध्यक्ष के आश्वासन के बाद स्थगित हो गया। सदस्यों ने कहा कि समस्याएं हल नहीं होने पर फिर से धरना शुरू किया जाएगा। पौड़ी में बीते 8 दिनों से जिला पंचायत की कार्यप्रणाली से खफा सदस्य अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। इस दौरान सदस्यों ने पुतला दहन, मौन व्रत, बुद्धि शुद्धि यज्ञ भी किया। धरने पर बैठे जिला पंचायत के ये सदस्य बीते वित्तीय वर्ष के केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा
दिए गए बजट का शासनादेश और बजट को किन जिला पंचायत क्षेत्रों में दिया गया है उनकी जानकारी देने सहित अभियंता और कार्याधिकारी के पद पर नियमित अफसरों को तैनाती की मांग कर रहे हैं। देखिए, आज 23 अक्टूबर है और 23 अक्टूबर 2024 को भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा दूसरी बार लाया गया अध्यादेश समाप्त हो रहा है। मलिन बस्तियों के लिए 2018 में जब कांग्रेस पार्टी के बैनर तले उत्तराखंड मलिन बस्ती विकास परिषद ने मुख्यमंत्री आवास कूच किया था, सरकार ने मजबूर होकर के हाई कोर्ट का जो आदेश मलिन बस्तियों के खिलाफ आया था उसको डाइल्यूट करने के लिए एक अध्यादेश लाए थे और उस अध्यादेश के 3 साल के अंदर मलिन बस्तियों को नियमित करना था। मलिन बस्तियों को नियमित करने का सरकार का वादा था, मालिकाना हक देने का वादा था, लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी जब नहीं हुआ तो 2022 से पहले सरकार को डर लगा कि विधानसभा के चुनाव में हार न जाए। खबर रामनगर से है, जहां अल्मोड़ा के मोहन क्षेत्र स्थित केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय का IMPCL दवा कारखाने का सरकार द्वारा निजीकरण किए जाने का विरोध बढ़ रहा है। मामले को लेकर अब लगातार कर्मचारियों का विरोध तेज हो गया है, जिसको लेकर बुधवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व दर्जा राज्य मंत्री पुष्कर दुर्गावाल एवं पूर्व ब्लॉक प्रमुख पत्रकार वार्ता करते हुए सरकार के फैसले का विरोध करते हुए कहा कि हर साल सरकार को करोड़ों का राजस्व देने वाली इस फैक्ट्री को सरकार क्यों बंद कर निजीकरण करना चाहती है, इसका जवाब सरकार दे। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार बेरोजगार को रोजगार देने की बात करती है तो वहीं इस कारखाने से जुड़े हजारों लोगों को बेरोजगार करने पर तुली है। उन्होंने कहा कि इस कंपनी को बचाने एवं इसका निजीकरण रोकने के लिए साथ ही डबल इंजन की सरकार की सद्बुद्धि के लिए रामनगर से कर्मचारियों के मांग पत्र को लेकर वह कल बाबा केदारनाथ के लिए रवाना होंगे तथा 25 अक्टूबर को बाबा केदार के चरणों में माथा टेक कर सरकार को सद्बुद्धि देने का आग्रह करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि 14 नवंबर को IMPCL मोहन में 1 दिवसीय उपहास कार्यक्रम रखा गया है। हमारे बद्रीनाथ जी 4 हमारे जो धाम हैं पूरे हिंदुस्तान के उसमें एक धाम बद्रीनाथ धाम है। IMPCL नियमितीकरण के विरोध में हम लोग 6 अक्टूबर से यूनियन ट्रेड यूनियन के लोग वहाँ धरने पर बैठे हैं। 16 अक्टूबर को माननीय पूर्व मुख्यमंत्री पर्वत पुत्र हरीश रावत जी के नेतृत्व में रामनगर में विशाल एक संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर एक विशाल प्रदर्शन हुआ और SDM रामनगर के माध्यम से ज्ञापन दिया गया और उस दिन माननीय हरीश रावत जी ने घोषणा करी कि हमारे संयुक्त संघर्ष समिति के लोग और ट्रेड यूनियन के लोग बाबा केदार के वहाँ, क्योंकि हम सनातन धर्मों को मानने वाले लोग हैं और बाबा केदार और बद्रीनाथ, बाबा केदार पूरे भारतवर्ष के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक है और बाबा केदार हमारे बद्रीनाथ जी 4 हमारे जो धाम हैं पूरे हिंदुस्तान के उसमें एक धाम बद्रीनाथ धाम है, हमारा आस्था का प्रतीक है। और हम लोगों ने ये मन बनाया है कि हम भारत सरकार और राज्य सरकार को सद्बुद्धि के लिए एक बाबा केदार के वहाँ एक आप लोगों का यूनियन का एक प्रत्यावेदन एप्लीकेशन उनके दरबार में लगाएं कि उनको सद्बुद्धि आए। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पौड़ी जिले में नयार उत्सव 2024 की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने मंगलवार को व्यास घाट स्थित कार्यक्रम स्थल बागी गांव में पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री के प्रस्तावित भ्रमण को लेकर हेलीपैड से कार्यक्रम स्थल तक पैदल मार्ग, स्टेज, पंडाल सहित एंगलिंग पॉइंट, व्यू पॉइंट, आरती स्थल का निरीक्षण किया। नयार उत्सव का आयोजन 24, 25 व 26 अक्टूबर को होगा। जिलाधिकारी ने कार्यक्रम स्थल पर सभी तैयारियां समय से पूरा करने के लिए उप जिलाधिकारी श्रीनगर व सतपुली को तैनात किया है। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं समय से तैयारियां पूर्ण करना सुनिश्चित करें। कहा कि नयार उत्सव कार्यक्रम के विभिन्न साहसिक खेल गतिविधियों के साथ साथ आम जनमानस की सुविधाओं को लेकर बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन भी किया जाएगा। नयार उत्सव हम लोग वहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसमें नयार और गंगा नदी के कॉन्फ्लुएंस पॉइंट या संगम स्थल पर हम लोग इसको व्यास घाट का जो पर्यटन और ऐतिहासिक महत्व है उसको एक तरीके से टूरिज्म के मैप पे हाईलाइट करने के लिए हम लोगों ने प्रोग्राम किया और ऑनरेबल CM सर के द्वारा इसका इनॉग्रेशन कल किया जा रहा है।
अराउंड 11 o'clock सर वहाँ पधारेंगे और विभिन्न विकास प्रदर्शनी के अतिरिक्त जो भी हमारे कार्यक्रम हैं, यहाँ महाशीर के संरक्षण का एक महत्वपूर्ण स्थान भी है वो नयार का ये पर्टिकुलर पॉइंट। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग कल सेलिब्रेट भी करवा रहे हैं और ऑनरेबल सीएम सर के माध्यम से उनका इनॉग्रेशन में तैयारियां अंतिम चरण में हैं और जो भी सुधार संबंधी निर्देश थे मेरे द्वारा हेलीपैड को लेके या मुख्य कार्यक्रम स्थल को लेके, जहाँ गंगा पूजन होना है उस जगह में जो सुधार किए जाने हैं, इसके अतिरिक्त पावर सप्लाई या वाटर सप्लाई को लेकर के कई सारे इम्पोर्टेंट डिसीजंस जो लिए जाने थे उस पर मैंने इंस्ट्रक्शंस दी। और अब रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट में होने वाले उपचुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। केदारनाथ में 20 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही भाजपा कांग्रेस में जिताऊ प्रत्याशी पर मंथन तेज हो गया है। भाजपा ने एक और जहां संभावित उम्मीदवारों की सूची हाईकमान को भेज दी है, तो वहीं कांग्रेस ने केदारनाथ उपचुनाव की रणनीति और प्रत्याशियों को लेकर 24 अक्टूबर को दिल्ली में बड़ी बैठक बुलाई है। इस बीच कांग्रेस में केदारनाथ उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों के पैनल को लेकर घमासान शुरू हो गया है। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ पर्यवेक्षक गणेश गोदीवाल ने सोमवार को प्रत्याशियों का पैनल सीधे कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा को भेज दिया था। इस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कड़ी आपत्ति जताई। बताया जा रहा है कि कांग्रेस पर्यवेक्षकों ने अपनी रिपोर्ट में 13 दावेदारों के नाम भेजे हैं। प्रभारी कुमारी सैलजा को पैनल के संबंध में क्या रिपोर्ट भेजी गई है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी को इसकी भनक तक नहीं है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि वह इस पूरे मामले में केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष आपत्ति जताएंगे। वहीं भाजपा ने कांग्रेस में चल रहे इस घमासान के बीच 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। इससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। केदारनाथ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए समय बेहद कम है। 20 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए भाजपा कांग्रेस में तैयारियां तेज है। इस बीच भाजपा ने अपने प्रत्याशियों का पैनल हाई कमान को भेज दिया है, जबकि कांग्रेस की गुरुवार को दिल्ली में बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक में केदारनाथ उपचुनाव की रणनीति और प्रत्याशी को लेकर मंथन किया जाएगा। वहीं प्रत्याशी चयन से पहले भाजपा में प्रेशर पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। दरअसल केदारनाथ सीट से 2 बार निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव हार चुके कुलदीप सिंह रावत के तेवरों से भाजपा में बेचैनी है। लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा में शामिल हो चुके कुलदीप उपचुनाव में टिकट न मिलने पर बड़ा कदम उठाने की चेतावनी दे रहे हैं। अभी इस बीच मेरे 1-1.5 महीने से कुछ समर्थन कार्यक्रम हुए हैं, जिसमें जनता बहुत खुल के आई है, महिलाएं आई हैं, युवा आए हैं। उनकी एक उम्मीद है कि अगर आप हमारे क्षेत्र पर आपको मिलता है, आप कुछ बहुत अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि मैंने समाज सेवक था, बहुत सारे काम वहाँ पे किए हैं अपने जो व्यक्तिगत स्तर के होते हैं, जैसे अनाथ बच्चों को गोद लेना, गरीब लड़कियों को शादी करवाना, किसी गरीब का इलाज करवाना, विधवा बहनों की मदद करना, धार्मिक कार्य में सहयोग करना, खेल कूद में सहयोग करना। ऐसे मैंने कई काम वहाँ पे किए हैं, उससे लोग प्रभावित होकर मुझसे जुड़े हुए हैं और मेरे कामों से जुड़े हुए हैं। क्योंकि 2 चुनाव जो मैंने लड़े हैं वो कोई पॉलिटिकल चुनाव नहीं समझ के, हम जो है सामाजिक कार्यकर्ता था, इसलिए लोगों ने एक मुझसे उम्मीद जताई थी कि अगर आप क्षेत्र प्रतिनिधित्व करते हो तो कुछ नहीं हो पाएगा। फिर क्षेत्र मेरा बहुत क्षेत्र विजन में वहाँ पे बहुत कुछ हो सकता है। हमारा एक वहाँ पे एक जो सपना था कि प्राकृतिक संसाधनों खनिजों से हम वहाँ पर रोजगार दे सकें। क्या मंगलौर की जनता ने कमाल किया, बद्री बाबा ने कमाल किया, विष्णु भगवान ने आशीर्वाद दिया। हमको तो अयोध्या में भी राम जी का आशीर्वाद मिला, हमको प्रयागराज में गंगा मैया, यमुना मैया और सरस्वती मैया का आशीर्वाद मिला, हमें रामेश्वरम में शंकर भोलेनाथ जी का आशीर्वाद मिला, हमें रामटेक में आशीर्वाद मिला, चित्रकूट में आशीर्वाद मिला। तो इस बार केदारनाथ जी में भी आशीर्वाद मिलेगा। भगवान इनकी चालाकियां समझ गए और उनकी दुष्टता भी समझ गए, इसलिए केदारनाथ जी की चरणों पे हमें विश्वास है। केदारनाथ जी की जो दिव्य जनता है उन पे भी हमें भरोसा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व नामों का पैनल केंद्रीय नेतृत्व को भेज चुका है और आपको मालूम है कि पूरे देश में लगभग 50 उपचुनाव हैं और झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव हैं, तो सभी पर प्रक्रिया जारी है और अभी आज नामांकन प्रारंभ हुआ है, अभी 1 सप्ताह है। तो नामांकन की तिथि तक निश्चित रूप से प्रत्याशी की घोषणा होगी, मंथन के बाद होगी। कहीं कोई पेच नहीं है, पार्टी में पूरी पारदर्शिता है। निश्चित रूप से जीतने वाले प्रत्याशी की भारतीय जनता पार्टी घोषणा करेगी।
आपको बता दें कि इसी साल 9 जुलाई को केदारनाथ से भाजपा विधायक सैलारानी रावत के निधन के कारण केदारनाथ विधानसभा सीट खाली हुई थी। वहीं चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही भाजपा कांग्रेस ने प्रत्याशियों के नामों पर मंथन जारी है। इस बीच कांग्रेस में केदारनाथ उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों के पैनल को लेकर घमासान भी शुरू हो गया है। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ पर्यवेक्षक गणेश गोदियाल ने सोमवार को प्रत्याशियों का पैनल सीधे कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा को भेज दिया था। इस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कड़ी आपत्ति जताई। बताया जा रहा है कि कांग्रेस पर्यवेक्षकों ने अपनी रिपोर्ट में 13 दावेदारों के नाम भेजे हैं। प्रभारी कुमारी सैलजा को पैनल के संबंध में क्या रिपोर्ट भेजी गई है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी को इसकी भनक तक नहीं है। कोई परेशानी नहीं है, 12-13 लोगों के नामों पर डिस्कशन चल रहा है और कार्यकर्ताओं से भी बात हुई है। जो हमारे वहाँ सर्वे टीमें गई थी, 3 अलग अलग किस्म की सर्वे हुई हैं, उसमें तीनों की रिपोर्ट्स भी लगभग हमारे पास हैं। उसको वो रिपोर्ट्स का सुझाव जो है वो हाईकमान तक पहुंचाया जाएगा। चूँकि बीजेपी भी अभी अपने टिकट का अनाउंसमेंट नहीं कर रही है और वहाँ भी कैंडिडेट्स हैं और रार चल रही है, तो इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस भी अपना स्टेप लेगी। देखिए 24 को आप लोग बातचीत कर लेंगे वहाँ, और उसके बाद जो भी तय होगा, क्योंकि वो एकदम से खुलासा नहीं करेंगे। हम भी बीजेपी की रणनीति के तहत ही अपना काम करेंगे और बीजेपी हमारी रणनीति के तहत काम करना चाह रही है। अब ये राजनीति है, इसमें देखेंगे सही समय पे सही फैसला लिया जाए। कांग्रेस तो अपने उलझनों में, अपने आपस की गुटबाजी में उलझी हुई है और जो जानकारी में आ रहा है, उनके प्रदेश अध्यक्ष ने भी कई तरह के आरोप अपने नेतृत्व पर लगाए हैं। बड़े दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति सी है। ये मीडिया के द्वारा ही प्रचार प्रसारित है, वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस में चूँकि डेमोक्रेसी ज़्यादा है, हर चीज़ बाहर आ जाती है, हर चीज़ खुली चर्चा होती, खुली किताब की तरह से, इसलिए और मीडिया को बहाना मिल जाता है। तो बहाना मात्र है, कुछ नहीं। पार्टी अनुशासित है। रिपोर्ट ऑब्जर्वर्स की अल्टीमेटली रिपोर्ट दिल्ली भेजेंगे तो भी अध्यक्ष को आएगा, अध्यक्ष के थ्रू जानी चाहिए जो व्यवस्थाएं हैं, तो वो उसमें कोई सा मामले सब मामला सॉल्व हो जाएगा। ये तो मीडिया और विपक्ष ने थोड़ा हवा दे दी। विपक्ष के बहुत कमजोर है वहाँ, कांग्रेस चुनाव जीतने जा रही है केदारनाथ। कुल मिलाकर केदारनाथ उपचुनाव के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है। नामांकन प्रक्रिया गतिमान है, तो वहीं भाजपा कांग्रेस में प्रत्याशियों को लेकर मंथन भी चल रहा है। साथ ही दोनों ही दल जीत का दावा भी कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस में प्रत्याशियों के पैनल को लेकर शुरू हुआ घमासान पार्टी के लिए अच्छे संकेत नहीं है। वहीं भाजपा चुनावी तैयारियों के लिहाज से काफी आगे है और अब भाजपा ने 40 स्टार प्रचारकों की बड़ी फौज भी चुनावी मैदान में उतार दी है। देखना होगा केदारनाथ उपचुनाव का परिणाम किसके पक्ष में जाता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां नैनीताल के भीमताल में पुलिस और प्रशासन की आधी अधूरी व्यवस्थाओं के बीच वीवीआईपी हेलीकॉप्टर की खेल मैदान में इमरजेंसी लैंडिंग हुई। मैदान में उतरते हेलीकॉप्टर को देख वहां खेलते बच्चों ने भाग गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हेलीकॉप्टर के विदेशी पायलट को निर्धारित स्थल के लिए भेजा। नैनीताल जिले के भीमताल में पिनेकाल एयर प्राइवेट लिमिटेड का हेलीकॉप्टर विकास भवन हेलीपैड में उतारने की व्यवस्था की थी। हेलीकॉप्टर में पायलट हाईको ब्रांडेड कैप्टन राजेश सौखंड डेग एक जाने माने सांसद के नेतृत्व में पीएमओ के विशेष गेस्ट लेकर लगभग 12:30 बजे पहुंचे। हेलीकॉप्टर देहरादून से चलकर बद्रीनाथ धाम और फिर कैची धाम दर्शनों के लिए भीमताल पहुंचा था। हम सब अपने साथ वाले क्रिकेट खेल लेते तो एक हेलीकॉप्टर आता हुआ देखा। हमें लगा ये विकास भवन की तरफ जाएगा, पर अचानक से ये हमारे ग्राउंड की तरफ आने लगा। तो जैसे ही वो हमारे ग्राउंड की तरफ आने लगा, हम लोगों ने ग्राउंड छोड़ के हम लोग अपनी जान बचाते हुए बाहर की तरफ भागे और काफ़ी धूल मिट्टी हो गई थी जिससे कुछ दिख नहीं रहा था, और उसके बाद वो हेलीकॉप्टर यहीं लैंड हुआ।
खबर हल्द्वानी से है, जहां हल्दूचौड़ में दिन दहाड़े हुई फायरिंग की घटना के बाद जिले की पुलिस प्रशासन में तत्परता दिखाते हुए महज 2 घंटे के भीतर ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना ग्राम देवरामपुर में आपूर्ति निरीक्षक मोहित कटैक की अध्यक्षता में आयोजित सस्ते गल्ले की दुकानों की बैठक के दौरान हुई, जहां मोहित जोशी और राजू पांडे के बीच कहासुनी के बाद वाद विवाद बढ़ गया। थाने में दर्ज शिकायत के अनुसार घटना के बाद वादी कैलाश चंद्र अपनी दुकान दौलिया हल्दूचौड़ पहुंचा, तभी 3 कारों में सवार आरोपियों ने उस पर पथराव और गोलीबारी की। लालकुआ थाना क्षेत्र में एक सरकारी दुकान के आवंटन को लेके 2 पक्षों में विवाद हुआ और एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को डराने के लिए और वहां अपना वर्चस्व जमाने के लिए उनके ऊपर जो है फायर किया और जो है उसको जान से मारने का प्रयास किया। इस मामले में पुलिस ने तत्काल एफआईआर रजिस्टर की और एफआईआर रजिस्टर करते हुए इसमें 6 अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार किया। साथ ही जिस वेपन से गोली चली है वो वेपन भी पुलिस के द्वारा बरामद कर लिया है। जो ये 6 लोग गिरफ्तार किए हैं, इनमें से 3 लोगों का आपराधिक इतिहास है और ये लोग पूर्व में भी आपराधिक जो गतिविधियाँ उनमें संलिप्त रहे हैं। अभी तक की जो पूछताछ उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश से ये इस तरीके का इलीगल वेपन लेके आए हैं और जो बाकी अभियुक्त हैं उनके बारे में जो उनका आपराधिक इतिहास के बारे में पूछताछ चल रही है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देवप्रयाग ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे 98 पर देवप्रयाग के समीप सेना का ट्रक अचानक सड़क पर पलट गया। चालक की माने तो ट्रक में ब्रेक न लगने के कारण चढ़ाई में ट्रक पीछे आने लगा, जिस पर ट्रक से कूदकर जान बचाने के प्रयास किए गए और इसी दौरान ट्रक पलट गया और एक जवान ट्रक के नीचे दब गया। घटना में ट्रक की चपेट में आने से एक जवान की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार सेना का ट्रक गौचर से देहरादून जा रहा था, तभी ये हादसा हो गया। बछेली खान पुलिस ने हाइड्रा की मदद से ट्रक के नीचे दबे सेना के जवान को बाहर निकाला और उपचार के लिए देवप्रयाग अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक सेना के जवान की मौत हो चुकी थी। ट्रक में गढ़वाल स्काउट्स के सूबेदार सहित कुल 4 जवान बैठे थे। आज 23/10/2024 को एमडीटी द्वारा ये सूचना मिली थी कि बछेली खाल एनएचपीसी के पास एक ट्रक जो है आर्मी का रोड पे लुढ़क गया है, उसके नीचे कुछ लोग दबे हैं। सूचना पर मैं तुरंत अपने फोर्स सहित वहाँ पे मौके पे पहुँचा तो वहाँ पे देखा कि एक आर्मी का ट्रक जो है रोड पर पलटा है, उसके नीचे एक आर्मी का जवान दबा पड़ा था। हम लोगों ने तुरंत रेस्क्यू किया, साथ में कई लोग आर्मी के वहाँ पे जवान थे, उनके द्वारा भी जो काफ़ी वो किया गया। साथ में वहाँ पे एक हाइड्रा बुलाया गया, हाइड्रा मशीन द्वारा उस ट्रक को उठाया गया तो उस जवान को बाहर निकाला गया, उसको तुरंत हॉस्पिटल भिजवाया गया उपचार हेतु, लेकिन हॉस्पिटल में डॉक्टरों द्वारा उसकी मृत्यु घोषित कर दिया गया था। और ये बहुत दुखद घटना हुई और ड्राइवर द्वारा बताया गया था कि अचानक गाड़ी की जो था ये ब्रेक फेल हो गए थे इसका, और ब्रेक फेल होने के चक्कर में जो है उसकी ब्रेक नहीं लगी और गाड़ी पीछे को आने लग गई। अगर मैं इसको अंदर की तरफ निकालता तो हो सकता है बड़ी कैजुअल्टी हो सकती थी। तो उसने जैसे ही जो है अंदर की तरफ ट्रक को पहाड़ी की तरफ को मोड़ा तो तब तक पलट गया और ये दुखद घटना हुआ। हम सब लोगों को बड़ा दुख है इस बारे में। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सितारगंज शक्ति फॉर्म के टैगोर नगर में मैदान में 2 दिवसीय आंचल दुग्ध उत्पाद मेले का आयोजन 25 व 26 अक्टूबर को होगा। यहां प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी, स्टॉल लगेंगे व सांस्कृतिक कार्यक्रम की धूम रहेगी। प्रसिद्ध लोक गायिका माया उपाध्याय की प्रस्तुति व बांग्ला बाउत गायन विशेष आकर्षण के केंद्र रहेंगे। उधम सिंह नगर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के अध्यक्षता प्रभा रावत ने सितारगंज के मंडली सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि मेले में विभिन्न सरकारी विभागों के स्टॉल के माध्यम से प्रदर्शनी, पशु मेला व पशु प्रदर्शनी प्रतियोगिता व खेल सम्मान, छात्र सम्मान, युवा सम्मान, प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम, बच्चे के झूले लगेंगे। नमस्कार, मैं माया उपाध्याय आ रही हूँ 26 अक्टूबर को टैगोर नगर शक्ति फार्म उधम सिंह नगर में। मुझे ये बताते हुए बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि 25 और 26 अक्टूबर 2024 को दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड उधम सिंह नगर द्वारा आंचल दूध उत्पादक मेले का आयोजन दुर्गा मंदिर मैदान टैगोर नगर शक्ति फार्म उधम सिंह नगर में प्रातः 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक किया जा रहा है, जिसमें मैं माया उपाध्याय आ रही हूँ 26 अक्टूबर को सायं 5 बजे से अपने सुपरहिट गीतों की प्रस्तुति को लेकर। तो आप सब ज्यादा से ज्यादा आइएगा, भूलिएगा मत, अपने मित्रों के संग, अपने परिवार के संग। 26 अक्टूबर को सायं 5 बजे से आंचल दुग्ध उत्पादक मेला कार्यक्रम होने जा रहा है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है
ये हमारा एक 25 और 26 अक्टूबर को एक आंचल दूध उत्पादक मेला का आयोजन हम कर रहे हैं शक्ति फार्म में, जिसमें हमारा पशु प्रदर्शनी पशु मेला होना है और उत्पादकों को वहाँ पर जो किसान हमसे नहीं जुड़े हैं उनको एक जोड़ने का प्रयास है। जो उपभोक्ता आज तक आंचल से नहीं जुड़े हैं, आंचल के दूध नहीं ले रहे हैं, उनको आंचल के साथ जोड़ने का प्रयास है। और इसमें जो विभिन्न प्रकार के हमारे अच्छे फार्मर्स हैं उनको हमारा सम्मानित करने का, जो हमारे मेधावी छात्र हैं फार्मर्स के उनको सम्मानित करने का, कोई भी हमारे किसानों का बच्चा जो आगे बढ़ा है उसको सम्मानित और प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम है, महिलाओं को सम्मानित करने का कार्यक्रम है। टैगोर नगर में मेले का जो है उद्घाटन होना है, स्टार्टिंग होनी है, क्या कहना चाहते हैं? मैं बहुत बढ़िया मेला लगाने को जा रहे हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि सभी युवाओं और माताएं बहनें वहाँ पर आएँ और मेले को देखें, दुग्ध के बारे में समझें और उसको जानें। आगे को माननीय मंत्री जी सौरभ भैया, माननीय मंत्री सौरभ बहुगुणा जी ने बहुत बढ़िया मेले का आयोजन किया है। इसमें युवाओं को ज़्यादातर ज़्यादा जोड़ना चाहिए कि आगे को कैसे हम दूध का उत्पादन। इंडिया आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।